अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन की तनकीद और इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अब महंगाई और गैस बहरान समेत दीगर मसाइल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उठने वाली आवाज़ों में शिद्दत आती जा रही है, जबकि गैर मकबूल फैसलों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत में भी मुसलसल कमी आती जा रही है। मुख्तलिफ ज़िमनी इंतख़ाबात और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बलदियाती इंतख़ाबात में अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी नापसंदीदगी और गुस्से का इजहार किया, जबकि पिछले 6 माह के दौरान आने वाले मुख्तलिफ सर्वेज भी यही बता रहे हैं कि अवाम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदें मांद पड़ रही हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत में वाज़े कमी आ रही है। IPR के कल सामने आने वाले सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि अगर मुल्क में कबल वक्त इंतखाबात हो तो नून लीग को पाकिस्तान इंसाफ पर बढ़तरी हासिल होगी। सर्वे के मुताबिक अवाम से जब ये पूछा गया कि अगर मुल्क में आज इंतखाबात हो तो आप किसे वोट करेंगे, तो 29% लोगों ने राय दी कि वो नून लीग को वोट देंगे, जबकि 28% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने की ख्वाहिश जाहिर की। वैसे तो ये शरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान कांटे के मुकाबले का इम्कान जाहिर कर रही है, लेकिन अहम बात यह कि पंजाब जो आम इंतखाबात में डिसाइडिंग फैक्टर की हैसियत रखता है, वहां 46% लोग नून लीग को अपनी पहली पसंद करार देते हैं, जबकि सिर्फ 31% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ करार दिया जाता है, वहां अब भी 44% वोटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। लेकिन PTI के लिए लम्हा फिक्रिया वो ट्रेंड है जिसके मुताबिक PTI की मकबूलियत में मुसलसल कमी हो रही है। IPR के सर्वे के मुताबिक 3 साल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 4% कमी, जबकि नून लीग की मकबूलियत में 5% का इजाफा हुआ है। अहम बात यह है कि सर्वे में जब यह सवाल किया गया कि 2018 के इंतखाबात में क्या आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, तो 44% ने इसका जवाब हाँ में दिया। लेकिन 44% अफराद से पूछा गया कि क्या आप 2023 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, तो 52% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना देने का इरादा जाहिर कर रहे थे। यानी आधे से ज्यादा लोग जो 2018 में तहरीक इंसाफ को वोट दे चुके थे, वो अब उसे वोट नहीं देना चाहते। IPR सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि इनके मुताबिक कौन सा लीडर मुल्क के हालात तब्दील कर सकता है, तो अक्सरियत ने वजीर आजम इमरान खान के बजाय नवाज शरीफ के हक में राय दी। 33% लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं, जबकि 30% ने वजीर आजम इमरान खान से उम्मीद लगाई, जबकि सिर्फ 10% ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में राय दी। इसका मतलब यह है कि हुकूमत का यह दावा एक तरफ कि मुल्क में इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इमरान खान मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं, मगर हुकूमती दावों के बरक्स अवाम समझते हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान से बेहतर अवाम की खिदमत कर सकते हैं। हुकूमती वज़रा दावे करते हैं कि मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मकबूल जमात कोई नहीं और वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, मगर सर्वे में अवाम की राय हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स है। वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में मुसलसल कमी हो रही है। 1 जनवरी को इप्सॉस के सर्वे में भी 55% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी को तवक्कुआत से खराब करार दिया था, जबकि पिछले साल 18 अक्टूबर को पल्स के सर्वे में भी 57% लोगों ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता है कि वज़ीर आज़म मुल्क को मुआशी बहरान से बाहर निकाल सकते हैं, जबकि जुलाई 2021 में यह शरह सिर्फ 38% थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म की मकबूलियत में कमी क्यों आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट वसीम बदामी और मुनीफ फारूक। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम बदामी और मुनीफ फारूक, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले आपकी तरफ आते हैं मुनीफ फारूक, ये जो IPR का सर्वे आया है, इसमें पंजाब की सतह पर अगर देखा जाए तो नून लीग की अच्छी खासी लीड है। पूछा गया आवाम से कि अगर आज आप वोट करें तो किसको वोट करेंगे, 46% ने कहा नून लीग, 31% ने कहा PTI। खैबर पख्तूनख्वा में PTI लीड कर रही है, लेकिन नेशनल लेवल पर 29% ने कहा कि हम वोट करेंगे नून लीग के लिए, जबकि 28% ने कहा हम वोट करेंगे PTI के लिए। क्या आपके ख्याल में मुकाबला वाकई इतना कांटे का है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो आप दुनिया में बहुत से सर्विस को देखते हैं, इवन अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर जब सर्विस किए जाते हैं, प्री पोल सर्विस होते हैं, तो जब इतना नैरो मार्जिन हो तो हम कहते हैं इट्स वेल विद इन द मार्जिन ऑफ एरर। तो अगर तो ये ट्रू डिपिक्शन है ऑफ द सर्कमस्टांसेस, जो कि मेरे नजदीक बड़ा हैरानकुन है, क्योंकि अगर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने क्लोज मार्जिन में है मुस्लिम लीग नून से, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकम्बेंसी का फैक्टर है, महंगाई का फैक्टर है,
एक जो तासुर कायम हो गया है इस हुकूमत के हवाले से कि महंगी हुकूमत है। आम आदमी से आप बात करें तो यही कहता है कि बड़ी महंगी हुकूमत है जी, ये हमारे पे बड़ी भारी पड़ी है। अगर इवन देन ये 3700 का जो सैंपल साइज है, इसमें अगर अब भी लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल लेवल पे इतना कम्पीट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा खुश होना चाहिए कि अगर चौथे साल में भी आकर इस सर्वे के अंदर बिल्कुल ऑलमोस्ट नेक नेक जा रहे हैं, तो इट्स नॉट समथिंग which should disturb them. इनफैक्ट उनको इसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए if this is the true sense of the people's pulse that और we आपके get. ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? वैसे तो ये राय अवाम की है, लेकिन आपके ख्याल में वजह क्या हो सकती है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि महंगाई है, परसेप्शन इस हुकूमत का बहुत ही ज्यादा मनफी है, तो क्या नून लीग की माजी की कारकर्दगी या नून लीग में जो अभी इख्तलाफात है उस वजह से आपके ख्याल में गैप इतना कम होगा? देखिए शहजाद साहब, मेरे ख्याल में इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो कंफ्यूजन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कि उनके मामलात किस तरह से स्टिच अप होने जा रहे हैं। याद रखिए कि जो वोटर है, जो डाई हार्ड वोटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और जो उनकी जितने वो एंट्रेंस्ड हैं, वो किसी को अच्छा लगे बुरा में लगे, पंजाब के अंदर वो बहुत ज्यादा है, और उसका आपको इस सर्वे के अंदर नजर भी आ रहा है कि दे आर वे अहेड ऑफ ऑल दी अदर पार्टीज। तो उनका जो वोटर है वो अगर पंजाब के को जहन में रखता है तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और किसी और जमात में। आप देखिए 2018 में भी ज्यादा सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे देखता है तो उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो जहन में ये रखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी इस वक्त जो उनकी पॉलिसी है या जिस तरह मामलात को आगे लेके चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी तक दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। अभी भी उनके जो हालात मामलात हैं या उनका जो वोटर है ओवरऑल, वो ये सोचता है कि यार इस तरह से पाकिस्तान के जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं उनसे लड़ के तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, सही। और ना ही इलेक्शन ना सिर्फ जीता नहीं जा सकता बल्कि हुकूमत बनाना भी दूर की बात है। तो अभी शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर या सपोर्टर या वो लोग जो कि जिन्हें आप डाई हार्ड वोटर नहीं करते बट दे आर समहाउ इन द स्विंग, वो ये सोच रहे हैं कि यार इन्होंने तो बड़ा गर्क कर दिया पीटीआई ने, तो चलो नून लीग के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत कर इक्तदार में आ भी सकती है या नहीं? दैट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। सही। बदामी साहब, आपकी क्या राय है? 29% कहते हैं कि हम आज की तारीख में नून लीग को वोट करेंगे, 28% पीटीआई के हक में वोट करेंगे। अवाम की जो राय है आपके ख्याल में हालात की दुरुस्त अक्कासी करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हैरानकुन है मेरे लिए, क्योंकि अगेन मुझे लगता है कि गवर्नेंस के इश्यूज, खासतौर पर महंगाई, जिसका भी मुनीब भाई ने भी तस्करा किया, और कोई भी गवर्नमेंट जब पावर में होती है तो जाहिर है वो एक खास सतह तक तो अनपॉपुलर हुए बगैर रह नहीं सकती। तो ये तो मुझे जरूर लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नेंस के जितने मामलात खराब रहे हैं, उस एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनपॉपुलर नहीं हुई है मेरे ख्याल से अमंग देयर वोटर्स। यानी कि अभी भी उनके वोटर्स का एक बड़ा मार्जिन है, एक बड़ा हिस्सा है जो कि ये समझता है कि अगर महंगाई है तो इमरान खान क्या करे। आलमी ये फिनोमेना है। जो कि समझता है कि महंगाई तो इमरान खान क्या करे, टीम अच्छी नहीं मिली। जो कि समझता है कि महंगाई तो इमरान खान क्या करे, पिछले चोर थे। लेकिन उसके बावजूद भी बहरहाल मुझे ये जो इतना कम फर्क है, ये मेरे लिए फिर भी बहरहाल थोड़ा सा हैरानकुन है। और बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों को शायद इस पर खुशगवार हैरत होगी। और अगर ये मामला वैसा ही अगर सही अक्कासी करता है, तो जो कि मेरी राय मुख्तलिफ है, तो फिर तो तहरीक इंसाफ के तो फिर तो एवरीथिंग इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वसीम साहब, आपके ख्याल में अगर अब 3 साल में देखें तो आईपीआर के सर्वे के मुताबिक ही 4% मकबूलियत में कमी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और 5% मकबूलियत में इजाफा हुआ है नून लीग की। क्या अगला जो 1.25 साल बचा है, 1.5 साल बचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, आपके ख्याल में क्या ये टाइम काफ़ी है कि इस ट्रेंड को वो रिवर्स कर सकें, जो कि हम देख रहे हैं कि डाउन साइड जा रहा है? क्या वो रिवर्स हो सकता है आखिरी 1 साल में? देखिए सर, इकोनॉमी हम उससे बहुत बेहतर जानते हैं, और हम सब ये जानते हैं कि चाहे पिछली हुकूमत का हम आखिरी बजट ले लो जो मुफ्ती इस्माइल साहब ने पेश किया था, या हर हुकूमत कोशिश करती है कि अपने आखिरी बजट को, बेशक वो कुछ इकोनॉमी के एतबार से बहुत आइडियल फैसले ना भी हो, तो भी वो पॉपुलर डिसीजन लेते हैं ताकि जरा लोगों को रिलीफ पहुंचे। वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो अपने बहुत सारे मंसूबे पेंडिंग में रखते हैं ताकि आखिरी साल उनका इफ्तिताह हो, पाया तकमील तक पहुंचे, ताकि एक रीसेंसी इफेक्ट हो और उसका फायदा हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि महंगाई का मामला, अगर से प्राइम मिनिस्टर समेत सभी ये कह रहे हैं कि अगले 3 महीनों में चीजें रिवर्स हो जाएंगी इस हवाले से, लेकिन बहरहाल मुझे बड़ी हैरत होगी अगर जो आपके सवाल का, आपका जो सवाल है उसका जवाब, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हिस्से में, इस टाइम में जो है वो चीजें रिवर्स कर पाए, तो मुझे हैरत होगी। एक बात जो सबसे ज्यादा इत्मीनान का बाइस होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन सर्वेस के नतीजे में, और वैसे भी मेरा ख्याल है कि अगर मार्जिन है भी ना,
तो वो इतना है कि अगर बाकी अवामिल भी कार फरमा हो जाएं, जो कि पाकिस्तान के हर इंतखाबात में होते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि उनको सब कुछ तलपट करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को आगे लाने के लिए, विच इज द केस विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दैट इज जस्ट नॉट द केस विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ, ये मुनीब साहब हौसला अफजा बात हो सकती है कि अगर मामला 29-28% पर आज भी है, वो जो एक्स्ट्रा पुश है मुख्तलिफ अवामिल की तरफ से, वो अगर मिल जाए तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो सोच होगी तहरीक इंसाफ में इस वक्त। देखिए शहजाद साहब, मेरे ख्याल में आप, वसीम बदामी साहब और ये खाकसार भी ये खूब अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो डिसाइसिव फैक्टर होता है, हाँ, वो पुश होती है जो कि एक क्रंच टाइम पर मिलती और है। 1% तो कुछ मैटर ही नहीं करता उस पुश में। एग्जैक्टली, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो तो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर है ना, तो इतना धक्का तो आपको पता है वैसे ही लग जाता है। 2018 के इलेक्शन के अंदर वो तारीख साज इलेक्शन था, उससे एक रात कबल वसीम बदामी साहब ने हमें खाना भी खिलाया था, तो उस वक्त भी मेरी और इनकी जो थी वो ऐसी ही चल रही थी। और वो धक्का जो था, फिर आपको पता है उस धक्के ने क्या काम किया। अब अगर वो धक्का अब भी है, देखिए मैं आपको पहले भी, हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर वोटर की अहमियत है उसकी, वो वोट के लिए निकलता है, जान मारता है, कैंपेनिंग कैंडिडेट करता है, लेकिन बदकिस्मती से किसी तहरीक का चलना, किसी हुकूमत का जाना या आना, उसके लिए जो मैकेनिज्म ऑफ चेंज है या टूल ऑफ चेंज है या कैटलिस्ट ऑफ चेंज है, बदकिस्मती से वो सोली सियासी जमात नहीं है, वो और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आप और वसीम बदामी साहब बखूबी जानते हैं। तो वसीम ये बताइएगा कि इस सर्वे में ये भी कहा हुआ है कि इंडिविजुअल्स लीडर के बारे में जब बात हुई तो 33% लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क के हालात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, 30% समझते हैं कि इमरान खान कर सकते हैं, बिलावल भुट्टो के बारे में 10% लोगों ने ये राय रखी है। तो आपके ख्याल में ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि नवाज शरीफ एक तो नाअहल हो चुके हैं, मुल्क से जा चुके हैं, वापस कब आएंगे ये मालूम नहीं है, तो सरप्राइजिंग है क्योंकि हुकूमती वज़रा तो कहते हैं कि इमरान खान वाहिद लीडर है इस मुल्क में और नवाज शरीफ की सियासत तो दफन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अच्छा, अगेन ये फर्क इतना कम है कि मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। हाँ, अगर ये आज से यानी 2018 के इलेक्शंस में होता तो शायद मेरा ख्याल है तब ये मामला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक है एक हद तक मकबूल थी, लेकिन तहरीक इंसाफ उतनी मकबूल नहीं थी जितना इमरान खान मकबूल था। चूंकि इमरान खान साहब का एक ऐसे लीडर थे कि जिनके बारे में उनके मुखालफिन भी चाहे वो ना भी कहते, लेकिन उनका भी एक तबका था जो कि समझते थे कि यार इनको इख्तिदार में नहीं आना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर वो आ गए तो चीजों को बेहतर कर देंगे, टर्न अराउंड कर देंगे, इनका कोई समधी वजीर खजाना नहीं होगा, इनका कोई रिश्तेदार ये नहीं होगा, इनका कोई बेटा ये नहीं होगा, तो ये चीजों को बड़ा मेरिट पे चलाएंगे, करप्ट है नहीं, टिका के बात करते हैं, ध्यानदार है, चीजों को टर्न अराउंड कर देंगे। तो 2018 में होता तो मुझे इतनी हैरत नहीं होती, क्योंकि तब तक ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं थे। अब जबकि टेस्ट कर लिया है तो जाहिर है वो रोमांस और वो जो एक आइडियलिज्म था वो एक हद तक, अगेन उसमें बहुत, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के वोटर्स की बात कर रहा हूं अभी से, उनमें कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पहुंचा है, एक हद तक पहुंचा है, जिसकी वजह से ये जो मार्जिन है ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा हैरान कुन नहीं है। और पड़ गया। और मुनी साहब, ये जो हुकूमत के वज़रा ये कहते रहते हैं, शेख रशीद साहब हो, फवाद चौधरी साहब हो, कि देखें ख़त्म हो गई है शरीफों की सियासत, अब कोई और आके लीड करे नून लीग को तो हो सकता है, लेकिन अब शरीफों की तो कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है और एक ही लीडर है इमरान खान साहब। तो ये सर्वे तो इसके बरक्स बात कर रहे हैं, वो अभी भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान से ज़्यादा बेहतर हालात को मैनेज कर सकते हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, अब ये कहना कि जी इस वक्त बड़ी कमाल है और कोई फलाने की सियासत खत्म होगी, देखिए सियासत खत्म ऐसे नहीं होती, ना ही अदालती फैसलों से सियासत खत्म होती है, ना ही इस तरह की बयानबाजियों से सियासत खत्म होती है। जब मियां नवाज शरीफ पहले भी एग्जाइल में थे और वो गए, बाकायदा एक मुआहदा करके गए, एक डिक्टेटर के साथ मुआहदा करके गए, बहुत से लोगों को नाराज करके गए, उसके बाद भी वो आए, उनकी जमात रेलेवेंट हुई, कहां से कहां आई, पंजाब लिया, फिर पाकिस्तान में हुकूमत की, फिर चले, उनको एक शौक है प्रॉब्लम्स को गले लगाने का, खामखा इधर उधर पंगे लेने का, वो उन्होंने लिए और फिर वो पंजाबी में कहते हैं खे खा भी ली। तो अब मेरे ख्याल में अगर मुस्लिम लीग नून अगर वही उसी रविश पे चलती है फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर उनको ये आ गई है कि हमने दोबारा अगर इख्तिदार लेना है तो लड़ भिड़ के नहीं लेना, मफामत से लेना है, अक्लमंदी से लेना है, तो क्या मुमकिन है हमारे मुल्क की सियासत के अंदर सब कुछ हो सकता है। अच्छा वसीम, इस सर्वे में जब ये पूछा गया कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, तो 68% ने कहा कि उनको आना चाहिए। मेरे ख्याल से ऑब्वियस सी बात है, पीटीआई के लोगों से पूछेंगे वो भी समझेंगे कि आना चाहिए ताकि वो आते साथ जेल में जाए। नून लीग का वोटर भी ये चाहेगा कि नवाज शरीफ आए और अपनी पार्टी को लीड करें, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई शॉकिंग बात तो नहीं है। लेकिन कल हमारे प्रोग्राम में जब हमने पूछा सोहेल वड़ाइच साहब से कि आपकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से, तो कितने सेहतमंद आपको नजर आए, तो आपको पता है उनका अंदाज़े बयान बड़ा मुख्तलिफ है। तो उन्होंने पहले बताया कि खाने की टेबल पे जो है खीर भी थी, अरवी गोश्त भी था,
जो उन्होंने भी खाया, हम सब ने खाया, तो ही इज परफेक्टली फिट। तो आपके ख्याल में क्या नवाज शरीफ की वापसी से पीएमएलएन की जो मकबूलियत है उसका कितना ताल्लुक है, और वो जितना जल्दी आएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा नून लीग को या नुकसान होगा? जी अच्छा, एक तो होता है मियां साहब आपकी इस प्रोग्राम के बाद तरदीद जारी कर दें कि भाई वो खाने में जो कुछ भी था वो सुहेल साहब के लिए एहतमाम था और हमारे लिए खते नहीं था, वो अब वो घर देखते हैं। लेकिन हमने चख लिया थोड़ा बहुत। हाँ बस हमने ऐसे ही चख लिया। बाकी मुझे लगता है कि देखें, जाहिर है कि नून लीग का वोटर ये चाहता तो है कि मियां साहब आए, और मियां साहब अगर आएंगे इलेक्शन से पहले तो उसका अपना एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि मसलन नून लीग के अगर 100 वोटर हैं तो उन 100 में से 10 या 20 वोटर भी इस वजह से नून लीग को वोट देने या ना देने का फैसला करें कि नवाज शरीफ वापस आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो मैं वोट दूंगा और नहीं आते तो वोट नहीं दूंगा। इसका इन्हिसार बाकी अवामिल पर तो होगा, मसलन एक इंतखाबी मंजरनामा क्या बनता है, नून लीग का वोटर कितना कन्विंस होता है, जैसा मुनीब ने भी कहा कि कितने उनके मामला ठीक हुए या नहीं हुए। वोटर अपना वोट कभी जाया नहीं करता, अगर वो कन्विंस हो गया यार पंगा इतना पड़ा हुआ है कि मेरा वोट जाया होगा, इनको हुकूमत नहीं मिलनी, तो और अवामिल है। लेकिन ये फैक्टर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पे नून लीग का वोटर तय करेगा कि मैंने नवाज शरीफ को वोट देना है नहीं देना। हाँ, अगर वो आते हैं तो जाहिर है वोटर का इमोशनलिज्म वो सारा बढ़ जाएगा। और मुनीब, आप क्या समझते हैं, अगर मामला अरवी गोश्त और खीर तक पहुंच चुका है तो क्या नवाज शरीफ जल्द वापस आ सकते हैं? नजर आ रही है आपको? देखिए, मैं वैसे क्योंकि अरबी गोश्त का जिक्र है, मैं खुद को अरबी का इतना शौकीन नहीं हूँ, लिहाजा मेरे लिए तो बड़ा डिस्टेस्टफुल है इसके ऊपर तज्जिया भी देना। लेकिन मैं इतना जरूर कह देता हूँ कि मियां साहब माशाल्लाह हशाश बशाश हैं। अब जारी बात है, जब हम ज्यादा बात करते हैं तो फिर शायद उनको नागवार भी गुजरता है, फैमिली को भी बुरा लगता होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह सेहत उनकी बहुत अच्छी है। बादियों नजर में जो नजर आ रहा है, उनका कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं हुआ पिछले 1.5-2 साल के अंदर जिससे हम कहें कि क्रिटिकल हो या खुदा खास्ता। वो बिल्कुल मेरे ख्याल में सेहतियाब हैं और पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल वो रेडी हैं, तैयार हैं, किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। वो किसी सियासी वजूहात की वजह से वहां पर रह रहे हैं, राइट टाइम चूज करेंगे, वापस आएंगे। मैं एग्री करूंगा वसीम आदमी साहब से कि उनका वोटर ये नहीं देखेगा, वो हाँ ये जरूर देखेगा कि पंगा कितना डाला हुआ है इन्होंने। नहीं, अगर तो मुनीब साहब, अगर इस रेस में नवाज शरीफ नहीं है और शहबाज शरीफ हैं तो भी आपके ख्याल में यही सर्वे होता कि 33% लोग शहबाज शरीफ को वोट कर रहे होते और 30% इमरान खान को कर रहे होते, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें? बदकिस्मती से बात ये शहजाद साहब, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, लोग कहते हैं 4 शरीफ माइनस हो गए। पीएमएलएन की सियासत घूमती किसके गिर्द है? मियां नवाज शरीफ। नंबर 2 मियां शहबाज शरीफ, या चले मरियम नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज साहब, चले पंजाब की हद तक। आप इन चारों के गिर्द ही पीएमएलएन का वोटर घूमता है। नवाज शरीफ इज अ फिगर जिसको वो कहते हैं जी कि बड़ी ज्यादती हो गई, डेवलपमेंट का बादशाह नवाज शरीफ, एडमिनिस्ट्रेशन का बादशाह शहबाज। तो दैट्स हाउ पीपल सी देम। We like it, we do not like it, that's our choice, but लोग इस तरह से सोचते हैं। पंजाब का वोटर नवाज शरीफ को अभी भी मानता है। मुझे या किसी और को अच्छा लगे या ना लगे, या किसी और को अच्छा लगे या ना लगे, पंजाब के अंदर पीएमएलएन पॉपुलर है एंड इट्स अ फैक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीब फारूक और वसीम बदामी हमारे साथ थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्क की सियासत में एक बार फिर डील का शोर सुनाई दे रहा है। क्या सराहियां हो रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि नून लीग डील के लिए हुकूमत और मुख्तदर हलकों से राब्ता कर रही है। आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि नून लीग में इस वक्त रेस लगी हुई है। नून लीग के 4 बड़े रहनुमा जब किसी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आप इनकी जगह हमें मौका क्यों नहीं देते? पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, इनकी कोई हालत नहीं है। और नाम आपको पता चल ही जाएंगे। चारों पहली सफ में बैठते हैं, पता ही आप। फवाद चौधरी के इस दावे के बाद वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने भी दावा किया है कि शरीफ फैमिली हुकूमत से 4 लोगों की डील मांग रही है ताकि ये लोग मुल्क से बाहर जा सकें। शहबाज गिल ने कहा कि जिन 4 अफराद के लिए डील मांगी जा रही है, इनमें शहबाज शरीफ, उनका बेटा नवाज शरीफ और उनकी बेटी शामिल है। मुख्तलिफ हुकूमती अरकान नून लीग पर डील की कोशिशों का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि आज
वजीर दाखिला शेख रशीद ने दो टोक लफ्जों में दावा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें डील या ढील नहीं मिलेगी। चारों शरीफ सियासत से माइनस हो चुके हैं। हुकूमत शरीफ खानदान से मुतल्लिक बड़े दावे कर रही है। क्या वाकई नून लीग शरीफ खानदान के लिए हुकूमत और इदारों से डील की कोशिशें कर रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने सुना होगा कि फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि डील की भरपूर कोशिश हो रही है। आज शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि हुकूमत से भी राब्ते हो रहे हैं कि चार जो शरीफ हैं उनको डील मिल जाए, वो मुल्क से बाहर चले जाए। तो क्या वाकई नून लीग इस वक्त मुक़्तदर हलकों और हुकूमत से डील की कोशिश कर रही है? देखें, फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, ये जब कोई आदमी फारग हो जाता है ना और उसे मालूम होता है कि अब उसके पल्ले जो है वो कुछ नहीं रहा, तो वो फिर इस किस्म की चालाकियों से काम लेता है। इसे पंजाबी में जो है वो जो लफ्ज़ है वो खैर मैं अब यहाँ पे उसे ऑन एयर नहीं कर सकता। तो ये फवाद चौधरी साहब जो है वो ये बातें कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि उन चार आदमियों का नाम लें, कौन आदमी मिलने से गए थे, फिर किससे मिलने गए थे, बताएं ना उसका। जो ये कहते हैं कि जी उनका, कभी कहते हैं उनका हमारे सर पे हाथ है, कभी कहते हैं सर हाथ पे हमारा सर है, तो वो जो इनके सरप्रस्त हैं या इनके वालिद साहब हैं, उनका नाम बताएं कि वो हम उनसे मिलने गए थे या हमारे कुछ लोग उनसे मिलने गए थे। मुस्लिम लीग नून कतन किसी ना डील की रवादार है, ना इस बारे में कोई पार्टी डिसीजन है, बल्कि मुस्लिम लीग नून का जो डिसीजन है और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बारे में जो पार्टी को डायरेक्शंस दी हैं, वैसे चलें। मुलाकात जैसे अब जो है वो कोई फंक्शन होता है या किसी जगह पे किसी से मुलाकात हो जाती है, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो एक एजेंडा मीटिंग होती है, कोई इस किस्म की मीटिंग करने की किसी भी लेकिन कोई फंक्शन पे भी क्या ऐसी कोई पार्टी के लीडर को इजाज़त नहीं है। साहब, कोई रिसेंटली और मियाँ साहब के मुताबिक ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से कुछ लोगों ने जाके लंदन में मुलाकातें की हैं, कोई मुलाकात नहीं हुई मियाँ साहब के साथ। फंक्शन का आप जिक्र करें कि वैसे ही कोई अगर मुलाकात हो जाए तो ऐसी कोई मुलाकात हुई रिसेंटली क्या? देखें, ये मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि एक फंक्शन या उसे कह लें या मीटिंग कह लें, ये पिछले दिनों हुई है कौमी असम्बली के जो है वो कौमी असम्बली के हॉल में, पार्लियामेंट हाउस में। तो वहाँ पे अलग स्लैग तो सबके साथ होती है, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं किसकी मुलाकात या थी जो और किससे ये थी वो मुलाकात, राना साहब? अपनी तरफ से साबित करना चाहते हैं, इस किस्म की किसी भी लीडर से मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली इसकी तरदीद करता हूँ कि कोई ना हमें डील की ज़रूरत है, ना हमें जो है वो इस किस्म की नहीं, राना साहब पहले मुझे बताएं ना कि आप किस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब से किसी की मुलाकात हुई है, कि इजलास के वक्त मुलाकात हुई है, किससे किसकी मुलाकात की बात कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जब सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई है तो वहाँ पे सभी लोग थे, हुकूमत के लोग भी थे और इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी थे, हम भी थे। तो इनके सामने जो है वो उनको ना ये कह रहे हो कि जी कोई किसी से मिला है, वरना ये नाम लें और ये बताएं कि कौन मिला है और किससे मिला है। अच्छा राना साहब, आज फवाद चौधरी साहब से पूछा गया नाम ले, तो उन्होंने कहा नाम आपको पता है, आगे के रोज में बैठते हैं, तो आगे में जो रोज में बैठते हैं वो तो आप भी पता है। तो क्या उनकी कोई ऐसी मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ की वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है और आप हमारी तरफ क्यों नहीं देखते हैं? नहीं, देखिए मामला ये है कि अगर इनको इतना पता है कि फलां मिले हैं और किससे मिले हैं और क्या गुफ्तगू हुई है, तो फिर ये इस किस्म की पहेलियां और चालाकियां करने की क्या जरूरत है? फिर सीधी बात करें। सर, नाम तो कोई भी नहीं लेता ना इस मुल्क में, आप लोग भी नाम नहीं लेते, दो टोक बात करें, हम उसकी फिर जो है वो दो टोक इसकी तरदीद करेंगे। मामला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सहारा देने के लिए, अपने लोगों को जो है वो हौसला देने के लिए, इनके अंदर के हालात जो है वो बहुत बुरे हैं। अब उसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा क्या बात करूं, इनके हालात इतने बुरे हैं, इनके लोग इनके टिकट पे हम ना भी दें टिकट उनको, तो तब भी वो इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। इनके हालात ये हैं।
अच्छा राणा साहब, आप लोग ये बात करते रहते हैं कि इनके लोग इनका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, इत्तेहादी जो है वो इनसे मायूस है, लेकिन जब कभी अदम एतमाद का वोट आया है या किसी अहम बिल पर वोटिंग का वक्त आया है, हुकूमत अपने नंबर पूरे कर लेती है और आप पीछे रह जाते हैं। दावे आप लोग बहुत करते हैं, फिर आप लोग बाद में ये कहते हैं कि देखिए फोन कॉल्स आई थी और इसलिए उनके लोगों ने वोट कर दिया। तो अगर फोन कॉल्स आई थी तो फिर वो सही एतमाद है ना उनका कि हमारे सर पे अभी भी हाथ है? नहीं, बिल्कुल सही एतमाद नहीं है, ये उनकी मजबूरियां हैं। उसकी वजह यह है कि इत्तेहादी जो हैं इनको छोड़ें तो फिर किस गड्ढे में छलांग लगाएं, वो किधर को जाएं वो, जब दूसरी तरफ से कोई सच जो है वो उनके लिए कोई बाहें खोले नहीं खड़ा के आ जाएं आपको। आपने जो 3-3.5 साल मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इस नाहल टोले का आपने साथ दिया है, तो आ जाएं आप, हम आपको जो है वो पाक साफ करके जो है वो अपने साथ बैठा लेते हैं। ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी भी कोई पोजीशन नहीं है। तो इसलिए ये उन लोगों की मजबूरियां भी हैं। तो राणा साहब, लेकिन ये कहना फिर कि इत्तेहादी इनके साथ जो है वो कमिटेड है, खुश है, या इनके लोग इनसे नाराज नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं राणा साहब, फिर ये सूरत हाल जो है ये बिल्कुल मौजूद है और ये हर बंदे को नजर आ रही है। राणा साहब, अगर आप कह रहे हैं कि इत्तेहादियों के लिए, हुकूमत के इत्तेहादियों के लिए कोई बाहें खोलकर नहीं बैठा हुआ, कोई उनको लेने के लिए तैयार नहीं, तो फिर किस बुनियाद पे आप उम्मीद लगाते हैं? फिर तो जाहिर सी बात है वो कोशिश करेंगे कि 5 साल अगर इख्तियार के मिले तो वो मुकम्मल करें। फिर तो कोई आसरा ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि वो हुकूमत को छोड़ेंगे इस वक्त, अगर आप कह रहे हैं कि हम उनके लिए बाहें नहीं खोल के बैठे हुए। नहीं, देखें, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि हम अपने असूली मौक़िफ़ को और वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा है, हम उससे पीछे हट के 2-4-6 महीने के लिए जो है वो हम अपने असूली मौक़िफ़ को जो है वो छोड़ देंगे? हम एक सियासी जदोजहद कर रहे हैं और हमारा ये यकीन है, बल्कि अब ये यकीन क्या, अब तो ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि ये नाअहल और नाजायज़ हुकूमत जो है ये जितने दिन कायम रहेगी इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क करेगी। इस मुल्क को तबाह इन्होंने कर दिया है, मज़ीद तबाह करेंगे और आवाम का जीना जो है इन्होंने नामुमकिन कर दिया है और ज़्यादा करेंगे। तो राणा साहब, मामला ये है कि अब इस मकसद के लिए कि अब जो है वो हम सिर्फ जो है वो 2-4 महीने के लिए हम अपना असूली मौक़िफ़ छोड़ दें, ये हमारी पार्टी में इस बात के ऊपर बड़ी क्लैरिटी है। हम इस किस्म की जो है 2-4 महीने के लिए गलती नहीं करेंगे। राणा साहब, सिर्फ 2-4 महीने के लिए असूली मौक़िफ़ नहीं छोड़ सकते या फिर लंबे अरसे के लिए भी नहीं छोड़ेंगे? यानी कि अगर आप कहते हैं कि इस वक्त जो कुछ हुकूमत कर रही है इत्तेहादी उसके पार्ट एंड पार्सल है, उसका हिस्सा है, तो फिर आप ये असूली फैसला कर लेना कि MKM हो, GDA हो, काफ लीग हो, इनको आप साथ नहीं मिलाएंगे, चाहे वो 2-4 महीने के लिए हो, या अगर आप अगली दफा हुकूमत में आ जाते तब भी नहीं मिलाएंगे साथ इनको। शहजाद, मेरी बात नोट कर लें। आप कहते हैं अगली बार ये हुकूमत में, ये जो सर्वे आप फिगर्स ले रहे हैं ना, मैं इन सर्वेज़ की हकीकत से बड़ा बाखबर हूँ। मैं इनको जो है वो इतना सीरियस नहीं लेता। ये कुछ भी नहीं है जो फिगर्स हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि ये जब इलेक्शन में आएंगे ना, ये लोग कंपेन नहीं कर सकेंगे, ये लोगों में जा नहीं सकेंगे। ये इनका जो हाल होगा, इनको पता ही नहीं है। और जो लोग मैं समझता हूँ कि बैठ के तज़किये करते हैं और तबसरे करते हैं, वो अपनी जो है वो उनकी जो है वो नॉलेज होगा या उनका अपना जो है वो आए गली में, महल्ले में, देहात में आए लोगों के साथ, ये जिम्मेदारों के पास जाएं जो यूरिया के लिए जो है वो धक्के खाते फिर रहे हैं, फिर आपको पता चले। मैं कहता हूं कि ये आपके जो तज़किया करने वाले साहबान कह रहे थे कि वो पुश ये अब पुश से काम बहुत आगे निकल चुका है, ये कोई पुश काम नहीं करेगी। अच्छा, ये जो दोनों साहबान जेलम के और पिंडी के साहबान जो बातें कर रहे हैं ना, आप लोग कहते हैं कि जब वक्त आएगा उनको समझ आएगी। आप लोग कहते हैं कि 2018 में पुश काम किया था, अब आप कहते हैं कि पुश नहीं काम करेगा। लेकिन देखें, आप फिर जब बात करें तो फिर आप अगले इंतखाबात की बात करेंगे, जब वो जाएंगे मैदान में तो फिर लोग उनको मुस्तरद करेंगे। तो अभी इन हाउस 2018 में सुन लेना, 2018 में पूरा धक्का था। हाँ। उसके बावजूद पंजाब में PMLN ने जो है वो ज्यादा सीटें ली हैं, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में। और अब आप कह रहे हैं कि धक्का भी काम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात बताएं ना कि आपकी तैयारी, अब ये धक्का जो है ना, अब ये धक्के से भी काम आगे चला गया, आप पुश की बात कर रहे हैं। सही है, तो अब इनके लिए कोई जगह नहीं है। सही है राणा साहब, तो अब आपकी भी जो बात है वो बेसिकली ये है कि जब अगले इंतखाबात होंगे तो इन हाउस के लिए तो कोई आप अब नहीं जा रहे ना, क्योंकि आज शेख रशीद साहब ने भी कहा इन हाउस के लिए जाएंगे। यहाँ पर आपके 4 लोग गायब हुए थे, वहां 25 लोग गायब हो जाएंगे, यानी कि वो नहीं आएंगे असेंबली में वोट देने के लिए। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि ये टेन्योर पूरा करेंगे, आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट को है मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। आज मेरे हल्के में 40,000
रुपया था बंदे के पास और उसे डाकुओं ने जब लूटने के लिए उसको गोली मार के उसको जो है वो हलाक कर दिया, शहीद कर दिया है। यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर है मुल्क में? कोई आप मुझे बताएं कि कोई आम आदमी जो है, मिडिल क्लास का भी, लोअर मिडिल क्लास को भी छोड़ें और पुअर क्लास को भी छोड़ें, उसका गुजारा किसी का हो रहा है? ठीक है राणा साहब, एक आखिरी सवाल। इस तरह से हुकूमत जो है, हुकूमत कहाँ चला रहे हैं? ये कहाँ इनकी हुकूमत है? राणा साहब, एक आखिरी सवाल। अपना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और टीवी के ऊपर जो है वो बयान दे दें, इमरान खान की तारीफें कर दें। राणा साहब, कल हमारे प्रोग्राम में हमने सोहेल बड़ाई साहब से पूछा, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से परसों लंदन में, तो हमने उनसे पूछा उनकी तबीयत कैसी, तो उन्होंने कहा कि अरवी गोश्त खाया, खीर खाई, पुलाव खाया और बिल्कुल परफेक्टली फिट है वो। तो अगर परफेक्टली फिट है तो फिर आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? जिस सर्वे का आप बात कर रहे हैं उसमें 68% लोगों ने यह कहा है कि उनको फौरन वापस आना चाहिए नवाज शरीफ को। बात यह है कि वो बिल्कुल परफेक्टली फिट हैं। सोहेल बड़ाई साहब ने तो उनके साथ कोई 15-20 मिनट या आधे घंटे की मुलाकात की होगी। वो हमारे साथ 3-3, 4-4 घंटे जो है वो मीटिंग्स करते हैं और मुल्क के हालात और पार्टी के मामलात के ऊपर जो है वो बात करते हैं। वो बिल्कुल परफेक्टली फिट हैं। ठीक है, उनका एक ऑपरेशन है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो इंशाल्लाह ताला उनकी जनरल हेल्थ क्योंकि बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह वो ऑपरेशन उनका जो है वो कामयाबी से हो जाएगा। बाकी वो अपना फैसला खुद करेंगे। कोई इनमें जो है वो दम खम नहीं है जो कभी कहते हैं ये हम लेने जा रहे हैं, कभी हम लेके आएंगे। ये कुछ नहीं कर सकते, ये उनकी हवा तक नहीं पहुंच सकते। वो अपनी मर्जी से जब फैसला करेंगे उस वक्त वो ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। तो राणा साहब पे सियासी मकसद के लिए नहीं आ रहे ना? अगर आप खुद कह रहे हैं कि वो परफेक्टली फिट हैं तो सियासी मकासद के लिए नहीं आ रहे ना फिर वो। और अगर फिट हैं आ जाएं, जब ऑपरेशन की जरूरत होगी, जब डेट आ जाएगी तो वापस चले जाएंगे। लेकिन वो तो 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं ऑपरेशन का। नहीं, मामला ये है कि मैं क्यों कहूँ ये बात। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस बारे में अपनी सेहत और अपनी सियासत वो खुद फैसला करेंगे और फैसला करके जो है वो उसका डेट अनाउंस करेंगे और उसके ऊपर वो आ जाएंगे। ये फैसला अब ये सीधे टली के कहने पे ऊपर करें वो, लेकिन सियासी मकसद के वहां पे बैठे हुए हैं, सियासी स्ट्रेटजी के तहत बैठे हुए हैं। वरना वो आप कह रहे हैं कि फुली फिट है, कंप्लीटली फिट है वो। आप भी यही कह रहे हैं ना जो सोहेल साहब ने कहा कल? नहीं शहजाद साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात करें, मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहा है और वो एक सियासतदान है। तो आप मामला ये है कि वो जो भी उनके फैसले होंगे, उनकी सेहत का जो प्रॉब्लम है उसको पेश नज़र रख के उनकी सियासत, आपका क्या ख्याल है कि वो सियासत से अलग हो गए? बहुत बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे, एक ब्रेक की बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने का खमियाजा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की राह में रुकावट बन सकता है। टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। जोकोविच को कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की कीमत ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर होकर अदा करनी पड़ी है। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने आज हुकूमत की तरफ से जोकोविच का वीजा मंसूख करने का फैसला बरकरार रखा है, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया से बेदखल कर दिया गया है। जबकि 10 रोज तक जारी रहने वाली इस कशमकश के बाद जोकोविच ने अदालती फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वो फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच ने ना होने से टेनिस की शायकीन की बड़ी तादाद को धचका लगा है। एक तरफ तो जोकोविच के फैंस इनकी ना खेलने पर मायूसी का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद इस सारे मामले को मुतनाज़ा बनाने पर जोकोविच से मायूस है। जोकोविच 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मेलबर्न पहुंचे थे, जहां ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने कोरोना वैक्सीन से इस्तिस्ना का तसल्ली बख्श सबूत ना होने पर उनका वीजा मंसूख कर दिया था। जिसके बाद इमिग्रेशन हुकाम ने जोकोविच को कई घंटे एयरपोर्ट पर ही जेर हिरासत रखा और फिर होटल मुंतकिल कर दिया। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने वीजा मंसूख करने का फैसला कलअदम करार देते हुए जोकोविच को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया था। जोकोविच को वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना देने और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने की इजाजत देने पर ऑस्ट्रेलियाई अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में शहरियों ने कोरोना के सख्त लॉकडाउन का सामना किया है और ऑस्ट्रेलियाई शहरी ये समझते हैं कि अगर वो कोरोना वैक्सीन के बगैर कहीं आ जा नहीं सकते तो फिर जोकोविच को किस बुनियाद पर ये इजाजत दी गई। और ऐसा नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत अवाम और खवास से मुतल्लिक अलग अलग फैसले करे। जोकोविच के वकील के मुताबिक जोकोविच को हाल में कोविड होने की वजह से टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना देते हुए आर्जी वीजा जारी किया था
मगर ऑस्ट्रेलियाई वजीर बराए इमिग्रेशन ने वफाद आमा में दूसरी बार जोकोविच का वीजा मंसूख कर दिया था और आज ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने इमिग्रेशन मिनिस्टर के फैसले के खिलाफ जोकोविच की अपील मुस्तरद कर दी है। जोकोविच का वीजा मंसूख करना ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का बड़ा फैसला है क्योंकि जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के दिफाई चैंपियन है और वो 9 मरतबा ये टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा अहम बात यह है कि इस वक्त जोकोविच राफेल नडाल और रॉजर फेडरर की तरह 20 ग्रैंड स्लैम फाइनल जीत चुके हैं और अगर वो अपना 21वां टाइटल जीत जाते, 21वां ग्रैंड स्लैम जीत जाते तो टेनिस में गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की रेस में जोकोविच आगे निकल जाते। इसीलिए जोकोविच के ना होने से इस टूर्नामेंट की कशिश मान पड़ सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने किसी भी तरह की लचक का मुजाहरा किए बगैर असूली फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई अवाम की बड़ी तादाद अपनी हुकूमत के इस फैसले पर का खैर मकदम कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ही में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि वैक्सीन मुखालिफ लोग जोकोविच को अपना हीरो करार दे रहे हैं और सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया में जोकोविच के हक में मुजाहरे कर रहे हैं। जोकोविच इस वक्त एंटी वैक्सर्स यानी कि वैक्सीन मुखालिफ लोगों के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। अहम बात यह है कि जोकोविच माजी में भी वैक्सीनेशन लगवाने के अमल को मुतनाज़ा बना चुके हैं। जोकोविच खुलकर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वैक्सीन लगवाना या ना लगवाना किसी भी फर्द का जाती फैसला है, किसी को जबरदस्ती इसका पाबंद नहीं बनाया जा सकता। हैरानकुन बात यह कि सिर्फ जोकोविच ही नहीं बल्कि टेनिस के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन लगवाने से कतराते हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले टेनिस स्टार्स में वैक्सीनेशन लगवाने की शरह सिर्फ 65% थी, मगर इस ग्रैंड स्लैम में वैक्सीनेशन लाजमी करार देने के बाद ये शरह 80% तक पहुंच चुकी है। यानी इससे वाज़ेह होता है कि कई टेनिस खिलाड़ियों ने मजबूरी में वैक्सीनेशन करवाई हैं। वैक्सीनेशन के तनाज़े से पहले जोकोविच की कोविड से मुतल्लिक गैर जिम्मेदाराना हरकत भी सामने आ चुकी है। पिछले माह उन्होंने कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बावजूद एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू कैंसिल ना करने का दिफा जोकोविच ने यह कहकर किया कि मैं चाहता था कि इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी को बुरा ना लगे, और उन्होंने कहा कि मैंने इंटरव्यू के दौरान एहतियात बरती और सिर्फ तस्वीर खिंचवाते वक्त मास्क उतारा था। जिसके बाद इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी ने कहा कि जोकोविच ने उन्हें नहीं बताया था कि वो कोरोना का शिकार है, और बाद में खुद जोकोविच ने खुद एतराफ़ किया कि ये इंटरव्यू देना उनका गलत फैसला था। इसके अलावा सर्बियन टेनिस स्टार पर यह इल्ज़ाम भी लगा है कि उन्होंने जाली हल्फनामा जमा करवाया था और इस हल्फनामे में कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया आमद से 14 दिन पहले तक कहीं सफ़र नहीं किया था, जबकि इस दौरान वो स्पेन जा चुके थे। इस पर जोकोविच का कहना था कि इनके ट्रैवल एजेंट ने गलती से यह हल्फनामा जमा करवाया और उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अहम बात यह कि वैक्सीन लगवाना या ना लगवाना जोकोविच का जाती फैसला हो सकता है, लेकिन जब आपका जाती फैसला दूसरे की सेहत और जिंदगी के लिए खतरा बन जाए तो फिर ये आपका जाती फैसला नहीं रहता। क्योंकि अगर जोकोविच जैसे मशहूर और मौसर लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवाते तो उससे उनके फॉलोअर्स में कंफ्यूजन फैलती है और वैक्सीनेशन के खिलाफ साजिशी थ्योरीज को तकवीत मिलती है। इसीलिए है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह।